हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्किल एनहेंसमेंट कोर्स SEC का आपका एक सब्जेक्ट है फाइनेंस फॉर एवरीवन। देखिए दोस्तों, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक अवेलेबल है। अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पर कि उन्होंने किस सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट को चूज़ किया या ये सब्जेक्ट उन्हें किस सेमेस्टर में पढ़ने को मिला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाइनेंस फॉर एवरीवन, ये आपका सब्जेक्ट है, इसके चैप्टर 1 को सिलेबस के अनुसार काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है वित्तीय साक्षरता का परिचय। वित्तीय साक्षरता का परिचय। सारी बातें यहाँ पर आपके सिलेबस के अनुसार आपको समझाई जाएंगी और सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर अपने वीडियो को शुरू करते हैं, अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वित्तीय साक्षरता का महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, पहले हम मतलब समझेंगे फिर महत्व समझेंगे। तो देखिए, वित्तीय साक्षरता का मतलब है पैसों को समझदारी से कमाना, खर्च करना, बचाना और निवेश करना सीखना। अब यहाँ पे आया है पैसों को समझदारी से कमाना। इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, सिंपल सी बात है कि जो भी किसी व्यक्ति के पास पैसा है, व्यक्ति उस पैसे को कैसे आगे बढ़ा सकता है, किस तरह से उस पैसे को सही जगह निवेश कर सकता है, किस तरह से अपने खर्च को बचत के अनुसार व्यवस्थित कर सकता है, अपने मतलब किस तरह व्यक्ति अपना बजट बना सकता है। तो यही है वित्तीय साक्षरता। आई होप आपको वित्तीय साक्षरता का मतलब समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, वित्तीय साक्षरता का ये जो मतलब है, ये हर एक टॉपिक में आपको काफ़ी डीपली समझाया जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा बताया गया, आगे के और टॉपिक्स में आपको वित्तीय साक्षरता का मतलब समझ में आएगा। इसका मतलब ये है कि जब आप ये चैप्टर पूरा समझ लेंगे तो वित्तीय साक्षरता पूरी तरह आपको डीपली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अभी बस आपने इतना समझा कि किसी व्यक्ति के पास सामान्य ज्ञान है कि पैसों का बजट कैसे बनाया जाए, अपनी आय और व्यय का बजट कैसा बनाया जाए, पैसों को किस तरह से प्रबंधित मैनेजमेंट करके खर्च किया जाए, किस तरह से अपनी बचत की जाए, किस तरह से पैसे को सही जगह निवेश किया जाए। अगर किसी व्यक्ति के पास ये सामान्य ज्ञान है तो इसे हम कहेंगे कि उस व्यक्ति के पास वित्तीय साक्षरता है। तो सामान्य सा मतलब आपको समझ में आया वित्तीय साक्षरता का। देखिए, ये जो वित्तीय साक्षरता है, यह हमें सही आर्थिक निर्णय लेने और भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करती है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसके लाभ की बात कर रहे हैं कि वित्तीय साक्षरता के क्या लाभ हैं, क्या महत्व है। तो देखिए, पहला लाभ इसका यह है कि आय और खर्च का प्रबंधन। मतलब जो व्यक्ति वित्तीय रूप से साक्षर होता है, वित्तीय रूप से उसको जिस व्यक्ति को जानकारी होती है, तो वो व्यक्ति अपने आय मतलब अपनी कमाई का और अपने खर्च का प्रबंधन कर पाता है, मैनेजमेंट कर पाता है। ठीक है, इससे मतलब आप समझ सकते हैं कि वित्तीय साक्षरता का एक लाभ ये है कि व्यक्ति अपना बजट बना सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आपने वित्तीय साक्षरता का मतलब सिंपल सा समझ लिया तो आपको सारे टॉपिक्स बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। वित्तीय साक्षरता के मतलब में ही यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। तो वित्तीय साक्षरता का मतलब क्या है? वित्तीय साक्षरता का मतलब यही है कि जब व्यक्ति बजट बनाकर अपना खर्च करता है तो यही है वित्तीय साक्षरता। जब व्यक्ति अपने आय और खर्च का प्रबंधन करता है तो यही है वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता में निवेश भी शामिल है कि व्यक्ति अपना पैसा सही जगह निवेश करे, इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह करे ताकि अच्छा रिटर्न मिल पाए व्यक्ति को। इसके साथ ही व्यक्ति थोड़ा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि व्यक्ति को सामान्य रूप से जो संख्याएं हैं उनका ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा सा व्यक्ति को वित्तीय जानकारी होनी चाहिए। तो ये भी वित्तीय साक्षरता में शामिल है। तो इसी के मतलब के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके लाभ भी हैं कि जिस व्यक्ति के पास वित्तीय साक्षरता होगी वो अपना आय और खर्च का प्रबंधन कर पाएगा, अपना बजट बना पाएगा, इससे वो पैसों को सही दिशा में उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो इससे एक फ़ायदा ये हो गया। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ दूसरा पॉइंट है कि वित्तीय साक्षरता का एक लाभ है कर्ज से बचाव। अब अगर व्यक्ति अपना बजट बनाकर पैसों को सही दिशा में खर्च करता है, उपयोग करता है, तो इससे क्या होगा? इससे व्यक्ति कर्ज लेने से बच पाएगा। व्यक्ति को कर्ज लेने की आवश्यकता हो सकता है ना महसूस हो। अगर कोई व्यक्ति एक बजट बनाकर अपना खर्च कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो जो बेसिक नीड्स होती हैं स्पेशली, तो उनके लिए वो कर्ज ना ले। हो सकता है कि वो कार लोन ले। ठीक है, कार के लिए लोन ले सकता है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत देता है ना कि व्यक्ति कार खरीद रहा है, लेकिन वो अपना बजट देखेगा, उसी हिसाब से वो ऐसा करे तो ही ये सही होगा वित्तीय साक्षरता के हिसाब से। मतलब दोस्तों यही है कि वित्तीय साक्षरता का मतलब वित्तीय साक्षरता में ये चीज़ शामिल है कि जो व्यक्ति होता है जिससे वित्तीय साक्षरता की जानकारी है, जो वित्तीय रूप से साक्षर है, वो लापरवाही रूप से पैसे खर्च नहीं करता है। ठीक है, अब एक फ़ायदा यह है वित्तीय साक्षरता का, आपातकालीन फंड की समझ। मतलब कुछ पैसे अब हमेशा बचा कर रखना, बीमारी, नौकरी जाने जैसी स्थिति में सहारा। ठीक है, मतलब जो वित्तीय साक्षरता का एक लाभ ये है कि जो व्यक्ति होता है वो आपातकालीन स्थिति के लिए, इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा बचा कर रखता है। इसके अलावा भविष्य और सेवानिवृत्ति की योजना, मतलब जब रिटायर होता है व्यक्ति
और भविष्य के हिसाब से व्यक्ति पैसे का इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, अपनी बजट बनाकर चलता है, अपना पैसे का प्रबंधन बनाकर चलता है कि भविष्य में उसे यहाँ से ये लाभ हो सकता है और यहाँ से पैसा मिल सकता है उसको। इसके अलावा बचत और निवेश की आदत, वित्तीय साक्षरता का एक फ़ायदा यह है कि व्यक्ति को बचत की आदत पड़ती है, कि व्यक्ति बचत करना सीखता है, सेविंग्स करना सीखता है। निवेश की आदत पड़ती है कि व्यक्ति अच्छी जगह निवेश कर पाता है। तो बहुत सामान्य यहाँ पे पॉइंट्स हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। धोखाधड़ी से सुरक्षा। अब देखिए, बैंकिंग की जानकारी, ऑनलाइन लेन देन में सावधानी, फ्रॉड से बचाव। देखिए, वित्तीय साक्षरता में ये भी शामिल है कि व्यक्ति को सामान्य रूप से बैंकिंग की जानकारी होती है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि व्यक्ति धोखाधड़ी से बच सकता है, कि बैंक से संबंधित कोई फ्रॉड हो तो उससे वित्तीय साक्षर व्यक्ति बच सकता है, ठीक है। इसके अलावा बेहतर निर्णय और आत्मनिर्भरता। देखिए, पैसों के मामलों में खुद फैसले लेना, दूसरों पर निर्भरता कम करना। मतलब वित्तीय साक्षरता क्या करता है, तो वित्तीय साक्षरता व्यक्ति को पैसों के मामले में खुद फैसले लेना सिखाता है, दूसरों पर निर्भरता को कम करता है वित्तीय साक्षरता, ठीक है। जो वित्तीय साक्षरता का सिद्धांत है या ये जो विचार है वित्तीय साक्षरता का, ये व्यक्ति को तनाव मुक्त जीवन देने का प्रयास करता है। देखिए, वित्तीय साक्षरता अगर व्यक्ति में होती है तो व्यक्ति अपना बजट बनाकर हर चीज़ देख करता है, ठीक है। इमरजेंसी के लिए कुछ पैसा बचा कर रखता है, अपनी सेविंग्स पर ध्यान देता है, इन्वेस्टमेंट भी ध्यान में रखता है, ठीक है, कि उसे पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो ये सब चीज़ें जब व्यक्ति करता है और वो उसको नॉलेज भी होती है बैंकिंग वगैरह की, तो वो फ्रॉड से भी बच सकता है। वित्तीय साक्षरता उसे बैंकिंग की भी नॉलेज देती है, तो इससे व्यक्ति का जीवन तनाव मुक्त होता है, आर्थिक स्थिति संतुलित रहने पर मन शांत होता है, आत्मविश्वास बना रहता है। तो ये यहाँ पर कुछ लाभ बताए गए थे वित्तीय साक्षरता के। कोई दोस्तों बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर अभी आपको हो सकता है कुछ बातें बस सामान्य रूप से समझ में आई हों, ज़्यादा डीपली अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो भी कोई यहाँ पे अभी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वित्तीय साक्षरता के मुख्य भाग। सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो वित्तीय साक्षरता है, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, इसके भाग क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। मैंने आप काफ़ी अच्छे से लिखा है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है, वित्तीय साक्षरता का दायरा क्या है, वित्तीय साक्षरता के मुख्य भाग क्या हैं, या वित्तीय साक्षरता में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो तीनों का मतलब सेम है। देखिए, वित्तीय साक्षरता हमें सिखाती है कि पैसे को कैसे कमाएं, बचाएं और बढ़ाएं ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। इसके 5 मुख्य भाग होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पहले एक उदाहरण देना चाहूँगा कि वित्तीय साक्षरता का मतलब क्या है। इससे संबंधित एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि दोस्तों, मेरा अकाउंट है, ये मेरा एक सेविंग अकाउंट है, ठीक है। अब मेरा जो सेविंग अकाउंट है दोस्तों, अब उसमें मेरे को इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अब देखिए, मुझे जो उसमें साल का इंटरेस्ट मिलता है वो लगभग 2.5% के आसपास मिलता है, ठीक है। वहीं अगर मैं 1 साल के लिए अपनी एफडी करा लेता हूँ तो उसमें हो सकता है मेरे को 5 से 6% तक इंटरेस्ट मिल पाए, ब्याज मिल पाए मेरे पैसे के लिए। तो देखिए, सेविंग अकाउंट में अगर मैं साल भर पैसा रखता हूँ तो मुझे 2.5% के आसपास ब्याज मिलेगा। लेकिन क्या होता है, मैं कभी भी पैसे निकाल सकता हूँ, कभी पैसे अकाउंट में डाल सकता हूँ। लेकिन जब मैं किसी पैसे की एफडी करा लेता हूँ तो वो एक टाइम पीरियड के लिए होती है, तो लेकिन मुझे उसमें ब्याज इंटरेस्ट ज़्यादा मिल सकता है। तो ये व्यक्ति की ज़रूरत, व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार और व्यक्ति कितना समझदार है वित्तीय साक्षरता के मामले में, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति अपने पैसे की एफडी कराता है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट में पैसे को जमा कर रहा है कुछ समय के लिए, ठीक है, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, जिसमें उसे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, या व्यक्ति सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रख रहा है। तो ये उसकी आवश्यकता पर भी डिपेंड है और उसकी वित्तीय साक्षरता के ऊपर भी निर्भर है। तो वित्तीय साक्षरता अगर व्यक्ति के पास होगी तो वो काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी तरीके से डिसीजन ले पाते हैं कि हमें फिक्स डिपॉजिट करना है या सेविंग अकाउंट में पैसा रखना है। तो यहाँ पर तो ये मात्र एक उदाहरण था, बस थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि वित्तीय साक्षरता ये होती है। तो बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं वित्तीय साक्षरता में, एक एक करके हम यहाँ पे समझते हैं। अभी यहाँ पर आपको 5 मुख्य भाग बताए जा रहे हैं कि वित्तीय साक्षरता में मुख्य रूप से यहाँ पर 5 भाग शामिल हैं। तो पहला है बजट बनाना। मतलब सिंपल सा है कि वित्तीय साक्षरता में बजट बनाने का कॉन्सेप्ट है कि व्यक्ति अपना बजट बनाए। वित्तीय साक्षरता में बजट बनाने पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमारी आय कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से आता है, कितना आता है, ठीक है, और खर्च कहाँ होता है, कहाँ, मतलब खर्च क्या क्या है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है वो कहाँ कहाँ है, कितना है, ठीक है, ये पता हो। बजट बनाकर हम अपने पैसों पर नियंत्रण रखते हैं। कितना खर्च करना है और कितना बचाना है यह तय होता है। यही समझ वित्तीय साक्षरता की नींव है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बजट बनाना, ठीक है। बजट का मतलब तो आपको समझ में आ गया, अपनी आय और व्यय, ठीक है, आय और व्यय का बजट बना लेते हैं कि हमारे पास साल में, महीने में कितना पैसा आता है, ठीक है, और हमारा पैसा कितना कहाँ पर खर्च होता है। इस हिसाब से पहले एक बजट बना लेता है व्यक्ति अपना, ठीक है। तो ये चीज़
वित्तीय साक्षरता के विचार में शामिल है। दूसरा है ऋण प्रबंधन। देखिए, जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो हम लोन या क्रेडिट का सहारा लेते हैं। सही वित्तीय समझ हमें बताती है कि कब, कितना और किस उद्देश्य से ऋण लेना चाहिए। बजट सही होगा तो कर्ज को समय पर चुकाना आसान होगा। यह हिस्सा बजट से सीधे जुड़ा हुआ है। अब देखिए, बजट से ही जुड़ा हुआ है ये हिस्सा, लेकिन वित्तीय साक्षरता का ये भी एक अपना एक भाग है, एक हिस्सा है। देखिए, ऋण प्रबंधन, इसका मतलब है कि अगर व्यक्ति ने कोई ऋण लिया है तो उसको प्रबंधित भी करना, उसको मैनेज करना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैंने बाइक ली है, लोन पर मैंने कोई बाइक ली, तो अगर मेरा लोन है कि 2000 रुपये हर महीने ईएमआई के द्वारा मेरे को मतलब देने हैं, चुकाने हैं कंपनी को, तो मतलब मेरे अकाउंट से पैसे अगर कटते हैं 2000 रुपये हर महीना, तो ऋण प्रबंधन का मतलब ये हुआ कि जो वित्तीय साक्षरता है वो मेरे को कहेगी कि आप अपने 2000 रुपये पैसे कटने से 2 दिन पहले ही अपने अकाउंट में जमा करा दो, ठीक है, ताकि हर महीने जो भी आपकी किस्त है, जो भी इंस्टॉलमेंट है, वो समय पर चुकाई जा सके, ठीक है। और ये भी बात है, वित्तीय साक्षरता में ये चीज़ भी शामिल है कि आप वो लोन तभी लें जब आप उसको चुका भी पाएँ, जब आप उसका मैनेजमेंट कर पाएँ, ठीक है। तो अगर बजट सही होगा, व्यक्ति अगर अपना बजट बना लेता है कि 2000 रुपये मेरे को अपने लोन के लिए देने हैं और अपना यहाँ पे ये खर्च करना है, वो खर्च करना है, सब बजट बना लेता है व्यक्ति, तो काफ़ी अच्छे से वो ऋण प्रबंधन भी कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, 2000 का जैसे मैंने उदाहरण दिया, ये बाइक का उदाहरण मैंने आपको दिया, तो ये बस उदाहरण है आपको समझाने के लिए, ठीक है। ऋण प्रबंधन आपको समझ में आ गया। इसके अलावा एक चीज़ इसमें शामिल है, बचत करना। वित्तीय साक्षरता में एक और चीज़ है बचत करना, यानी कि सेविंग्स। देखिए, जब हम खर्च और ऋण को नियंत्रित करते हैं तो बचत स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाना हमें भविष्य की अनिश्चितताओं से सुरक्षित, सिक्योर रखता है। बचत ही आगे चलकर निवेश की आधारशिला बनती है। मतलब यह है कि देखिए, शॉर्ट में कहा जाए तो वित्तीय साक्षरता आपको कहेगी कि पहले आप बजट बनाइए, बजट पर ध्यान दीजिए, और कोई ऋण ले रखा है, लोन वगैरह है, तो उसका भी मैनेजमेंट होना चाहिए। तो बजट ऐसा बनाइए कि ऋण का प्रबंधन भी आप कर पाओ, ठीक है, और बचत भी करना है आपको। अगर बचत आप कर पा रहे हो तो बचत भी करनी है, तो ये भी वित्तीय साक्षरता में शामिल है। इसके अलावा निवेश करना भी वित्तीय साक्षरता में शामिल है। जैसे कि दोस्तों, आजकल आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति है आजकल वो कई चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कई लोग ज़मीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कई लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कई लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक खरीदते हैं कंपनियों के, म्यूचुअल फंड्स में लोग निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे यही बातें बताई गई हैं कि वित्तीय साक्षरता में निवेश करना भी शामिल है। सिर्फ बचत करने से पैसा नहीं बढ़ता, उसे निवेश करना जरूरी होता है। निवेश हमें बताता है कि पैसे को पैसे से कैसे बढ़ाया जाए। बैंक जमा, म्यूचुअल फंड, बीमा, शेयर या संपत्ति, ये सभी हमारे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा बढ़ाते हैं। मतलब यह है कि वित्तीय साक्षरता में निवेश करना, यानी कि निवेश का कॉन्सेप्ट भी शामिल है। लेकिन हाँ, वित्तीय साक्षरता में मतलब यह है कि व्यक्ति आंकड़ों को देखकर, डाटा को देखकर ही निवेश करे, चीज़ों को समझकर ही निवेश करे, और अपनी आवश्यकता अनुसार अपने पैसे, अपने आप मतलब व्यक्ति के पास जितने पैसे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वो निवेश करे, उसका ध्यान भी रखे व्यक्ति। ऐसा नहीं कि वो लापरवाह रूप से कहीं भी निवेश कर दे या कहीं भी मतलब चीज़ें ऐसा कर दे, ऐसा नहीं, सोच समझ कर। अब यहाँ पर ये जो पांचवी चीज़ है, ये तो एक तरह से निष्कर्ष के रूप में ही है इसके। तो देखिए, वित्तीय योजना बनाना, मतलब एक वित्तीय योजना बनाए व्यक्ति। वित्तीय साक्षरता में वित्तीय योजना बनाने का भी विचार शामिल है कि एक प्लान बनाए व्यक्ति। देखिए, सही वित्तीय योजना हमें इन सबको जोड़कर एक दिशा देती है। इसमें हमारे अल्पकालिक, दीर्घकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए लक्ष्य शामिल हो सकते हैं, जैसे शिक्षा, घर या रिटायरमेंट के लिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या शामिल है, बजट बनाना, ऋण का प्रबंधन भी शामिल है, बचत करना, ठीक है, निवेश करना, और इन सभी को हम जब मिला देते हैं तो बन जाता है हमारा एक योजना, एक प्लान बन जाता है, उसे हम कहते हैं वित्तीय योजना। आसान तरीके से ही समझो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। वित्तीय साक्षरता में क्या क्या शामिल है, तो वित्तीय साक्षरता में बजट बनाना शामिल है। अगर आपने लोन या किसी व्यक्ति ने लोन ले रखा है तो वित्तीय साक्षरता के अंतर्गत ऋण का प्रबंधन शामिल है। व्यक्ति बचत पर भी ध्यान दे, ठीक है, ये शामिल है इसमें। व्यक्ति निवेश पर भी ध्यान दे, ठीक है, और वित्तीय योजना व्यक्ति बनाए, ये इसमें शामिल है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आसान तरीके से लेकर चलो तो ही आपको समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है, बस एक समझ विकसित करनी है। टॉपिक समझ में आ गया तो एग्जाम में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। अब एक बहुत सिंपल सा यहाँ पर टॉपिक है, शिक्षा का स्तर और व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन। देखिए, सिंपल सी बात है, शिक्षा यानी कि जो एजुकेशन है दोस्तों, वो किस तरह से वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए, जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, वो व्यक्ति ज़्यादातर यही चांस है कि वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा वित्तीय प्रबंधन अच्छे रूप से कर पाएगा। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, यानी कि जो वित्त का प्रबंधन है, वित्तीय साक्षरता है, वो व्यक्ति की अधिक होगी
अगर व्यक्ति की शिक्षा का स्तर भी अधिक हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए तभी वो वित्तीय प्रबंधन अच्छे से कर पाएगा। मतलब यहाँ पर यह है कि जो शिक्षा है, सामान्य रूप से जो एजुकेशन है दोस्तों, ठीक है, वो व्यक्ति को मदद करती है वित्तीय प्रबंधन करने में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको यही बातें बताई जा रही हैं कि अगर शिक्षा का स्तर व्यक्ति का अच्छा है तो वो काफ़ी अच्छे से वित्तीय प्रबंधन कर पाएगा। अपना जो व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन है वो व्यक्ति काफ़ी अच्छे से कर पाएगा। शिक्षा इस वित्तीय प्रबंधन में मदद करती है। सामान्य रूप से अगर आप देखोगे दोस्तों, तो कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी काफ़ी अच्छे से वित्तीय जानकारी रखते हैं, वित्तीय प्रबंधन वो काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन तब भी आप यहाँ पे इस बात से एग्री करोगे कि जो व्यक्ति ज़्यादा शिक्षित होता है, ज़्यादा शिक्षा का स्तर अच्छा होता है जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से वित्तीय प्रबंधन कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए 4-5 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं। एक-एक पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, इससे आपकी जानकारी और ज़्यादा आपकी जानकारी बढ़ेगी। देखिए, शिक्षा व्यक्ति को पैसों को समझदारी से संभालने में मदद करती है। यह ज़रूरी नहीं कि शिक्षा अपने आप किसी को वित्तीय रूप से निपुण बना दे, लेकिन यह उसे उतना सक्षम बनाती है कि वह कमाई, खर्च, बचत और निवेश से जुड़े फैसले सोच समझकर ले सके। शिक्षा व्यक्ति की सोच, विश्लेषण और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है, जिससे वह अपने आर्थिक संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाता है। इस तरह शिक्षा वित्तीय साक्षरता के विकास में एक सहायक आधार का काम करती है। मतलब जो वित्तीय साक्षरता है, इसको सहायता देती है शिक्षा। व्यक्ति की एजुकेशन वित्तीय साक्षरता में सहायक होती है, ठीक है। कुल मिलाकर शिक्षा व्यक्ति को वित्तीय रूप से जागरूक, जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनने की दिशा दिखाती है, पर असली कौशल अभ्यास और अनुभव से आता है। देखिए, मतलब शिक्षा क्या है, एक दिशा दे देती है कि व्यक्ति जागरूक बन सके, जिम्मेदार बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो इसमें शिक्षा जो है वो व्यक्ति को एक दिशा देती है कि व्यक्ति वित्तीय रूप से जागरूक, जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बन पाए। लेकिन हाँ, इसमें अनुभव और जो स्किल्स हैं, जो प्रैक्टिस है, ठीक है, जो इस कौशल अभ्यास है, उसका रोल काफ़ी अधिक है। इसका दोस्तों इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। देखिए, कई लोगों को आप देखेंगे जो काफ़ी कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो तब भी काफ़ी बेटर तरीके से मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया है, ठीक है। उनकी जो स्किल्स है वो इसमें डेवलप हो गई है कि वो कई दिनों से, कई सालों से फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, तो उनको अभ्यास है। तो जिस व्यक्ति का अभ्यास अच्छा होता है, जिस व्यक्ति के पास अच्छा अनुभव होता है, तो वो भी काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर मतलब यही कहा जा रहा है कि वित्तीय साक्षरता में कौशल अभ्यास और अनुभव का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट यहाँ पर यह है टॉपिक, संचार और संख्यात्मक कौशल। मतलब कि जो कम्युनिकेशन से संबंधित जानकारी है, कम्युनिकेशन से संबंधित जो स्किल्स हैं, ठीक है, और उनकी बात हम कर रहे हैं। और संख्यात्मक कौशल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नंबर से संबंधित व्यक्ति की जानकारी। मतलब व्यक्ति अपने अकाउंट्स में कितना पैसा है, कितना पैसा कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, व्यक्ति को पढ़ना आना चाहिए, ज्ञान हो कि हाँ किसका मतलब क्या है, ठीक है। व्यक्ति अपना अकाउंट डिटेल्स वगैरह पढ़ पाए, ठीक है। व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति से बात कर रहा है, वित्तीय जानकारी ले रहा है किसी व्यक्ति से, तो उससे सही से बातचीत कर पाए, उसके अंदर बात करने का भी सामान्य कौशल होना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए सिर्फ पैसे का ज्ञान नहीं, बल्कि बात करने और संख्याओं को समझने की क्षमता भी जरूरी है। संचार कौशल हमें सही जानकारी और सलाह पाने में मदद करता है। संख्यात्मक कौशल हमें खर्च, बचत और निवेश के आंकड़े समझने में मदद करता है। मतलब अगर व्यक्ति को बातचीत करना ठीक ठाक आता है, स्किल्स हैं उसके पास ठीक ठाक, तो वो अच्छे से जानकारी ले सकता है, ठीक है। कोई व्यक्ति है तो वो उससे बात करके जानकारी ले सकता है, किसी विषय में सलाह पा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर व्यक्ति के पास संख्यात्मक कौशल है, उसे अपना मतलब डाटा वगैरह देखना आता है, ठीक है, अकाउंट्स वगैरह थोड़ा बहुत समझ में आता है व्यक्ति को, तो इससे क्या फ़ायदा है, तो इससे व्यक्ति अपना खर्च समझ पाएगा, बचत समझ पाएगा, निवेश के आंकड़ों को समझ पाएगा। तो इससे ये काफ़ी हेल्प करेंगे व्यक्ति को, ठीक है, वित्तीय प्रबंधन में। अब देखिए, यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। वित्तीय जानकारी पढ़ें, मतलब यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है समझ लो कि अगर व्यक्ति को अपना संचार और संख्यात्मक कौशल को बढ़ाना है, जो कि उसे वित्तीय प्रबंधन में, पैसों के प्रबंधन में मदद करेंगे, तो इसके लिए व्यक्ति क्या कर सकता है, तो वित्तीय जानकारी पढ़े, पैसे से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित जो न्यूज़ आती हैं, जो जानकारी है, उसको पढ़े। कहाँ से पढ़ सकता है व्यक्ति, तो किताबें हो सकती हैं, समाचार, पॉडकास्ट आजकल बहुत चल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से पैसे और निवेश के बारे में वो सीखे। इससे ज्ञान और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। इसके अलावा वित्तीय टूल्स का उपयोग करें, जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, ठीक है, ऐप्स आ रहे हैं कई सारे इन्वेस्टमेंट के, तो उनको व्यक्ति समझे, ठीक है, उपयोग करना आना चाहिए व्यक्ति को, तभी वो सही से निवेश कर सकता है या निवेश के बारे में वो सही जानकारी प्राप्त कर सकता है। ऐप्स या सॉफ्टवेयर से खर्च और बचत को ट्रैक करें। संख्याओं की समझ आपको सही बजट बनाने में मदद करेगी, ठीक है। टूल्स का उपयोग करें, मतलब उपयोग करना सीखें। सलाह और नेटवर्क का उपयोग, देखिए दोस्तों, विशेषज्ञों या दोस्तों से राय लें,
कभी कभी छोटी सलाह भी बड़े फैसले आसान बना देती हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए सलाह और जो नेटवर्क है, यानी कि जो दोस्त यार हैं, जो विशेषज्ञ हैं उस क्षेत्र के, उनसे आप सलाह लें। तो इससे भी व्यक्ति की वित्तीय समझ बढ़ेगी। बजट और क्रेडिट समझें, मतलब बजट का महत्व समझें कि हम अपने बजट को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने बजट पर टिके रहें, ठीक है। और क्रेडिट का सोच समझ कर उपयोग करें, मतलब जो लोन लेना है उसको आप सोच समझ कर लें, ठीक है। यही समझ वित्तीय स्थिरता लाती है, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी दोस्तों। तो यहाँ पे भी यही बातें समझाई गई जो मैंने आपको अभी बताया, आपको सारी बातें समझा दी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वित्तीय साक्षरता को व्यवहार में लाने के लिए जरूरी कौशल, जो बातें अभी मैंने आपको समझाई, लगभग यहाँ पर भी वही बातें थोड़ा सा बताई जा रही हैं। कुछ नई बातें भी हैं यहाँ पर, इसलिए इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। दोस्तों टॉपिक आसान है, बस वही है कि टॉपिक कई सारे हैं। अगर हम सारे टॉपिक ऐड करते हैं तो वही होता है कि आपको कई सारे लगेंगे, लेकिन कुछ नहीं, आपको बस यहाँ पे सारी बातें समझनी है। अगर आपने समझ लिया तो आप आराम से अपने आंसर्स में सारी बातें अच्छे से लिख पाएंगे। और ऐसा भी होता है दोस्तों, अगर आपने याद किया है तो आप उसे भूल सकते हो, लेकिन अगर आपने उसे समझ लिया है तो वो बातें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। तो यहाँ पे आप हर एक टॉपिक आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से जानकारी दे रहा है, इससे आपकी समझ बढ़ रही है। अब देखिए, वित्तीय साक्षरता का मतलब सिर्फ पैसों की जानकारी होना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को रोज़मर्रा के जीवन में सही तरीके से इस्तेमाल करना है। इसके लिए कुछ खास व्यावहारिक कौशल, प्रैक्टिकल स्किल्स ज़रूरी हैं, जो हमें बेहतर निर्णय लेने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने में मदद करती हैं। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करेंगे कि देखो, हमने किताबी रूप से तो बात करी कि भैया देखो वित्तीय साक्षरता का मतलब ये है, लेकिन हमें अब यहाँ पर बात करनी है कि वित्तीय साक्षरता को ज़मीनी स्तर पर अगर हमें फॉलो करना है तो इस विचार को किस तरह से हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल मतलब हकीकत में, व्यवहारिक रूप में जो व्यक्ति किन बातों को अपनाएं ताकि वित्तीय रूप से वो काफ़ी ज़्यादा साक्षर बन पाए। तो यहाँ पे इसके लिए एक पॉइंट है पहला, आलोचनात्मक सोच। मतलब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि व्यक्ति कोई भी निर्णय ले रहा है तो सोच समझ कर ले। मतलब यह है कि व्यक्ति मान लीजिए कि कहीं पर निवेश कर रहा है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो व्यक्ति ध्यान रखे कि उस निवेश के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। मतलब व्यक्ति हर पहलू को समझ ले। आलोचनात्मक का मतलब यही होता है अच्छा बुरा सभी, ठीक है। तो व्यक्ति आलोचनात्मक रूप से सोचे, कोई भी डिसीजन ले रहा है तो उसको पूरी तरह सोच ले, उसका अच्छा प्रभाव बुरा प्रभाव क्या हो सकता है, तभी वो डिसीजन ले, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। यहाँ पर लिखा है, ये भी पढ़ के मैं बता देता हूँ। हर वित्तीय निर्णय को सोच समझ कर लेना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति विकल्पों का मूल्यांकन करता है, जैसे नौकरी, निवेश या खरीदारी, कि क्या यह उसके लक्ष्यों के अनुकूल है या नहीं। मतलब यही है कि सोच समझ कर, ठीक है। इसके अलावा समस्या समाधान। अब देखिए, जब पैसे से जुड़ी कोई चुनौती आती है तो सीमित साधनों में प्राथमिकता तय करना और समाधान ढूंढना, यही असली वित्तीय समझ है। मतलब समस्या समाधान ढूंढना। देखिए मतलब यह है कि जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति ने अपना बजट बनाया, तो अगर व्यक्ति अपने बजट में ही जो भी बजट व्यक्ति ने बनाया है, अगर व्यक्ति अपने बजट के अनुसार ही अपना मतलब हर चीज़ पूरा कर पा रहा है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा व्यक्ति के लिए। अब यहाँ पे एक बात आपको बताई जा रही है कि अगर मान लीजिए कि व्यक्ति को महसूस हो रहा है कि देखो भैया मैंने बजट बनाया था कि ये मेरा बजट है, ठीक है, अब मुझे लेकिन कुछ और पैसे की आवश्यकता है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ये जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कोई नई चुनौती आ जाती है पैसे से जुड़ी, तो अगर जो सीमित संसाधन है, जो आपने बजट बनाया था, अगर आपका बजट में ही वो चीज़ पूरी हो जा रही है तो वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मतलब पहले आपको ये देखना चाहिए कि मेरा जो बजट है, मेरे पास जो साधन है, क्या उतने में ही मैं अपनी आवश्यकताएं पूरी कर पा रहा हूँ। पहले व्यक्ति को ये देखना चाहिए, ठीक है। लोन वगैरह के बारे में व्यक्ति को बाद में सोचना चाहिए, जब ये सारी चीज़ें मतलब जब ये बजट वगैरह व्यक्ति की ज़रूरत बजट वगैरह से पूरी ना हो पाए, तब व्यक्ति को बाद में उस पर लोन वगैरह पर ध्यान देना चाहिए। पहले व्यक्ति को यही कोशिश करनी चाहिए कि जो उसका बजट है उसी के अनुसार वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाए। इसके अलावा संचार, परिवार या टीम के साथ पैसे से जुड़ी बातें स्पष्ट रूप से साझा करनी जरूरी है। अच्छा संवाद गलत फहमियों को रोकता है और सामूहिक निर्णय बेहतर बनाता है। मतलब जो आपका परिवार है उसके साथ व्यक्ति व्यक्ति का जो परिवार है, व्यक्ति उसके साथ संचार करें। वित्तीय संचार की बात करें, पैसे से जुड़ी जो भी बातें हैं वो करें। इससे व्यक्ति सीखता भी है और ऐसी बातें साझा करने से व्यक्ति को नई जानकारी भी मिलती है। और क्योंकि वो अपने परिवार से जुड़े लोगों से ही व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है, तो हो सकता है कि परिवार मिलकर कोई फैसला निर्णय ले वित्तीय मामलों से संबंधित, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जानकारी का विश्लेषण करना, मतलब जो भी डाटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको विश्लेषित करना, उसको सही से छानना, उसको सही से एनालाइज करना, ठीक है।
वित्तीय फैसले लेने से पहले सही जानकारी जुटाना और समझना जरूरी है। जैसे बीमा पॉलिसी या निवेश योजनाओं की शर्तें ध्यान से पढ़ना और तुलना करना। मतलब अगर व्यक्ति कहीं पर निवेश कर रहा है, ठीक है, या कोई बीमा पॉलिसी ले रहा है, तो व्यक्ति जो भी जानकारी है संबंधित उसको सही से समझ लें। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, क्या मतलब शर्तें हैं, उनको व्यक्ति समझ लें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि व्यक्ति जानकारी को सही से समझ लें। इसके अलावा आत्म जागरूकता, ठीक है, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अगर व्यक्ति को वित्तीय रूप से साक्षर रहना है, अपनी वित्तीय साक्षरता के गुण को व्यक्ति को बढ़ाना है, तो उसे आत्म जागरूकता भी होनी चाहिए। मतलब उसे पता होना चाहिए कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरी इनकम क्या है, मेरा खर्च कितना है और मैं कितना मैं बचत कर सकता हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, ये व्यक्ति को पता होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। अगर हम अपनी आर्थिक आदतों को पहचानेंगे तभी उन्हें सुधार पाएंगे, ठीक है। नेविगेशन कौशल, अब देखिए ये क्या है, तो देखिए वित्तीय प्रक्रियाओं और नियमों को सही तरह से पूरा करने की क्षमता, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, टैक्स फाइल करना, ये ज्ञान भी होना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है। और या धोखाधड़ी से बचने के कदम उठाना, तो व्यक्ति को सामान्य रूप से बैंकिंग की भी जानकारी हो, टैक्स फाइल करना भी व्यक्ति को आए, समझ होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति जो धोखाधड़ी है उससे बच पाए। इसके अलावा लचीलापन और सीखने की इच्छा। लचीलापन मतलब कि हम किसी एक विचार या सिद्धांत से पूरी तरह जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। लचीलापन ये होता है कि हाँ, अगर हमें कोई अच्छा विचार दिखता है तो हम पहले के विचार में परिवर्तन करने को तैयार हैं। परिस्थितियों के बदले, मतलब जो परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से अपनी वित्तीय योजना को अपडेट करना। परिस्थितियाँ बदलती हैं, व्यक्ति के खर्च बदलते हैं, कभी व्यक्ति के खर्च कम भी होते हैं, कई बार व्यक्ति के खर्च बढ़ भी जाते हैं, तो उसके हिसाब से अपनी वित्तीय योजना को, अपनी जो फाइनेंस से संबंधित प्लानिंग है उसको अपडेट करना। जैसे आय में बदलाव, नई नौकरी या पारिवारिक ज़रूरतों के अनुसार बजट में सुधार करना। तो ये सिंपल था, समझ में आया होगा। सिंपल पॉइंट है, इन्हें आप बना कर भी लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई वैसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट ही लिखना पड़ेगा, बना कर भी लिख देंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि सिंपल सी है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि टीचर्स के लिए है, छात्रों को वित्तीय साक्षरता सिखाने की आसान सलाह। अब देखिए, अगर शिक्षक को वित्तीय साक्षरता सिखानी है, ठीक है, स्टूडेंट्स को, तो कैसे सिखाना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बातें बताई गई हैं। तो एक एक करके यहाँ पे हम पॉइंट्स को समझते हैं। पहला है अनुभव को प्रासंगिक बनाएं। मतलब जो भी टीचर का अनुभव है, जो भी किताब में अनुभव बताया गया है वित्तीय साक्षरता का, तो टीचर का ये काम है कि वो छात्र को अनुभव के मतलब काफ़ी अच्छे से सारी बातें समझाएं। जैसे कि छात्रों को असली जीवन के उदाहरण से जोड़ें, जैसे खर्च, बचत, निवेश पर खर्चा या खेल गतिविधियां करें। मतलब कई सारे व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा छात्रों को समझाया जाए, छात्रों को उनके निजी जीवन के अनुभव से बताया जाए कि आप डेली लाइफ में ऐसे चीज़ें करते हैं तो ये भी वित्तीय साक्षरता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे छात्रों को समझाया जाए, अनुभव को प्रासंगिक बनाएं, ठीक है। इससे वे वित्तीय अवधारणाओं को अपने जीवन से जोड़कर आसानी से समझ पाएंगे। इसके अलावा गोपनीयता का सम्मान करें। अब देखिए, हर छात्र अपनी इस आर्थिक स्थिति साझा नहीं करना चाहता। पैसे से संबंधित जो स्थिति है तो उसको व्यक्ति साझा करने से थोड़ा सा, मतलब हर व्यक्ति आसानी से, या हर छात्र अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको साझा नहीं करना चाहता, उसको बताना नहीं चाहता, ठीक है। इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए। व्यक्तिगत सवालों से बचें और काल्पनिक या सामान्य उदाहरणों का उपयोग करें, ठीक है। इससे वातावरण सुरक्षित और सहज रहेगा। इसके अलावा कहानी और उदाहरणों का प्रयोग करें। मतलब कहानी और उदाहरण के द्वारा चीज़ों को समझाने का प्रयास करें। तो अगर कहानी और उदाहरण देकर अगर कोई टीचर वित्तीय साक्षरता व्यक्ति को, स्टूडेंट्स को समझाता है, तो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से सारी बातें समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे कि कहानी और स्थितियों से सीखना सबसे प्रभावी तरीका है। इससे छात्र सोचते हैं, अगर मैं इस स्थिति में होता तो क्या करता। ऐसे में सीख गहराई से समझ आती है। इसके साथ ही शब्दों और लहजे का ध्यान रखें। पैसे की बात करते समय भाषा प्रेरक और सम्मानजनक होनी चाहिए। मतलब शब्दों और लहजे का ध्यान रखें टीचर, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, आपका ये टॉपिक ही यहाँ पर यही है कि छात्रों को किस तरह से वित्तीय साक्षरता सिखाई जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी है कि जब हम छात्रों को सिखा रहे हैं वित्तीय साक्षरता, तो शब्दों और लहजे का ध्यान रखें। कभी कभी छात्र की परिस्थिति पर टिप्पणी या तुलना ना करें। मतलब कभी भी छात्र की परिस्थिति पर टिप्पणी या तुलना ना करें। सकारात्मक शब्द प्रयोग करें, ठीक है। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं की जगह आपके पास विकल्प हैं। जैसे ऐसे शब्द हम प्रयोग करते हैं ना कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो इसकी जगह हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए आपके पास ये विकल्प हैं और आप इन विकल्पों में से कोई एक चीज़ आप कर सकते हैं। अब देखिए, सिंपल सा एक टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मैंने इसे भी ऐड किया है।
देखिए 5C दृष्टिकोण, वित्तीय साक्षरता फैलाने के लिए 5C दृष्टिकोण, तो ये क्या है 5C अप्रोच इसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें वित्तीय जानकारी को फैलाना है तो इसका लिए एक तरीका है 5C वाला सिद्धांत के अंतर्गत कि कंटेंट होना चाहिए हमारे पास, कि सामग्री होनी चाहिए, कि जो किताब है, जो किताब वित्तीय साक्षरता को के बारे में बता रही है वो कंटेंट के अंतर्गत आएगी, सामग्री के अंतर्गत आएगी। देखिए पहला पॉइंट है सामग्री। इसमें विभिन्न समूहों, छात्रों, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोगी और जीवन से जुड़ी सामग्री तैयार करें। सामग्री में दोस्तों वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो वित्तीय साक्षरता सिखाती हैं। किसी व्यक्ति का अनुभव भी इसमें शामिल है, कोई किताब जो वित्तीय जानकारी दे रही है, वित्तीय साक्षरता के बारे में बता रही है वो, ठीक है। तो सामग्री हो गई पहले, मतलब कंटेंट हो गया। इसके अलावा क्षमता, मतलब जो सिखाने वाला व्यक्ति है उसकी ट्रेनिंग की जाए, उसे प्रशिक्षित किया जाए, उससे अपडेट रखा जाए, जो बदलाव हो रहे हैं समय के साथ उसके साथ अपडेट रखा जाए, ठीक है। तो व्यक्ति में क्षमता भी होनी चाहिए सिखाने की वित्तीय साक्षरता को। इसके अलावा समुदाय, अब देखिए जो स्थानीय समुदाय, समूह हैं, स्कूल हैं या संस्थाएं हैं, उनके साथ मिलकर वित्तीय शिक्षा जमीनी स्तर तक पहुंचाई जाए। तो जो समुदाय हैं उनके बीच में वित्तीय जानकारी को फैलाने के लिए ये चीज़ ज़्यादा उपयोगी हो सकती है कि जो स्थानीय समूह हैं, किसी भी स्थानीय जो समूह हैं, ठीक है, जो स्कूल हैं, जो संस्थाएं हैं, वहाँ पर साथ मिलकर वित्तीय शिक्षा को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाना, ये इसमें शामिल है। इसके अलावा संचार, कम्युनिकेशन, मतलब यह है कि जो संचार के साधन है जैसे कि मीडिया हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, या जो सार्वजनिक स्थान है, तो उनके जरिए वित्तीय साक्षरता से संबंधित संदेश फैलाए जाएं ताकि अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिले। सहयोग, कोलैबोरेशन, ठीक है, कोलैबोरेशन मतलब यह है कि जो सरकारी और जो निजी संस्थाएं हैं वो साथ मिलकर वित्तीय शिक्षा को स्कूल और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करें, ठीक है, एक सहयोग हो, ठीक है, सरकारी और निजी संस्थाओं के बीच में कोलैबोरेशन हो। आई होप यहाँ पे दोस्तों ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर हमने पूरी तरह वित्तीय साक्षरता को समझा। आई होप सारी बातें आपको डिटेल में समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।